नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर आज से दिल्ली में भी बुलडोजर चलेगा। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद क्षेत्र से हटाए जाएंगे अवैध निर्माण। एमएसडी ने दिल्ली पुलिस से मांगी है सुरक्षा। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। उद्योग और निवेश पर सीएम शिवराज की बड़ी बैठक आज है। विदेश यात्रा को लेकर भी चर्चा होगी। तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर योगी का मास्टर प्लान। 10,000 नए स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र बनेंगे। 6 माह में 20,000 पदों पर भर्ती भी की जाएगी। चौथी खबर में उत्तराखंड की बात करेंगे, जहां पर उत्तराखंड सरकार की देर रात की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली। 22 आईएएस अफसर के तबादले हुए हैं। सीएम धामी के कार्यकाल और कार्यालय के महत्वपूर्ण अफसर भी इधर से उधर हुए हैं। दिल्ली में दंगाइयों के घर ढहेंगे, पुलिस को एक कड़ी चुनौती भी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा इलाके में एमएसडी ने अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। एमएसडी के मुताबिक इलाके में अवैध निर्माण ध्वस्त करने के साथ ही 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर अभियान चलाया जाएगा और उसके लिए एमएसडी के तरफ से डिप्टी पुलिस कमिश्नर को पत्र भी लिखा गया है, जिसमें इलाके में 400 से ज्यादा जवानों की तैनाती की मांग की गई है। प्रशासन के इस फैसले के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के प्रशासन के फैसले का विरोध जताया गया। इसके साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। तो दिल्ली में भी बुलडोजर चलेगा। यूपी वाला बुलडोजर दिल्ली पहुंच रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। आज दिल्ली में भी बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। जो दंगे में जो लोग शामिल थे, उनके अवैध क्षेत्र के अवैध निर्माण को भी हटाया जाएगा। एमएसडी ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी वाला बुलडोजर दिल्ली पहुंच रहा है। आज से दिल्ली में भी अवैध निर्माण को पर बुलडोजर चलेगा। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद क्षेत्र से हटाए जाएंगे अवैध निर्माण। एमएसडी ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। दिल्ली में दंगाइयों के घर ढहाए जाएंगे। यूपी वाला बुलडोजर दिल्ली पहुंच रहा है। तो आपको बता दें कि हिंसा के बाद क्षेत्र में जितने भी अवैध निर्माण हैं, उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। वैभव, दिल्ली में भी बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिल रही है। आज दिल्ली में जो जहांगीरपुरी इलाका था जिसमें हिंसा हुई थी, उस क्षेत्र की जितने भी अवैध निर्माण है, उन सभी पर बुलडोजर चलाया जाएगा। क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, देखिए 10 बजे के बाद किसी भी समय से जो है बुलडोजर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, जिसमें अवैध रूप से जो मकान बनाए गए हैं, जो कब्जा किया गया है, उस पर बुलडोजर चलेगा। हालांकि इस पूरे इलाके को जो है भारी सुरक्षा बलों के साथ जो है तैनात किया गया है और एक तरह के लिए पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां लगाई गई हैं, साथ ही साथ आरएएफ की भी कंपनियां लगाई गई हैं, क्योंकि जो स्थिति रही है पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह से हिंसा हुई है, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से प्रशासन ये नहीं चाहता है कि कोई भी किसी भी प्रकार की लापरवाही हो। लेकिन जिस तरह से अवैध निर्माण के जो कार्य हुए हैं, हालांकि उसको देखते हुए जिस तरह से पुलिस और पैरामिलिट्री फ्लैग मार्च कर रही थी, उसको देखते हुए जो वहां पे जो अवैध निर्माण जो किए गए थे, अब लोग वहां से अपने सामान हटाने लग गए हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद जो है, मतलब जानकारी के अनुसार 10 बजे के बाद कभी भी बुलडोजर चल सकता है। हालांकि देखा गया होगा जिस तरह से यूपी में चला है, एमपी में चला है, तो अब कहीं ना कहीं अब दिल्ली में भी बुलडोजर अवैध निर्माण जो कार्य थे, उसको जो है वो खत्म किया जा रहा है और जल्द ही बुलडोजर, अब फिलहाल अभी जहांगीरपुरी की बात है और इसके बाद जो है और भी कई जो इलाके होंगे वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, नगर निगम की तरफ से कहा गया है। अब देखना ये होगा कि इसमें कितने लोगों का घेर गिरता है। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो इस दंगा में शामिल थे,
जो शांति व्यवस्था भंग की है, क्या उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेंगी या नहीं, क्योंकि इस पे एजेंसीज और कई पुलिस बल जो है, जो पुलिस वाले जो घायल हुए हैं, एजेंसीज और गृह मंत्रालय इस पे पैनी नजर रखी हुई है। और ऐसे में कोर्ट की तरफ से जो है, जो कुछ जो मुख्य आरोपी थे उनको तो डिटेन किया गया था, कुछ को हिरासत में लिया गया और कुछ 4 दिन की कोर्ट के अनुसार जो है 4 दिन में जेल भेजा गया है। कुछ लोगों के ऊपर पोस्का एक्ट भी लगाया गया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि ये अवैध निर्माण और जो किया गया है वो उनके घर भी गिराए जाते हैं, क्योंकि अवैध निर्माण के जो घर है वो तो गिराए ही जाएंगे। साथ ही साथ जैसे यूपी में जिस तरह से दंगा हुआ था, उसके बाद जिन जिन लोगों का नाम आया था उनके संपत्ति को सरकार ने कुर्की किए थे और जो है उनके जो घरों को गिराया गया था। क्या ऐसा दिल्ली में भी हो सकता है कि जो जिस तरह से जिन जिन लोगों का नाम शामिल था, जिनको कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई थी, ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से सरकार क्या फैसला लेती है और इन लोगों को क्या घर गिराए जा सकते हैं, इनकी संपत्ति को कुर्की की जा सकती है, क्योंकि सरकारी संपत्ति की नुकसान हुई है। ऐसे में इसकी भरपाई कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल वैभव, लेकिन जहांगीरपुरी हिंसा के बाद क्षेत्र से अवैध निर्माण हटाए तो जाएंगे। क्या लगता है आपको कि क्या विवाद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि लोगों के घर हैं, किसी की दुकान होगी, किसी का मकान होगा और उस पर बुलडोजर चलेगा तो विवाद की स्थिति भी बनती है। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जो पहला आपके जिस तरह से सवाल था कि जो लोगों का वहां घर है, क्योंकि देखिए नगर निगम ने पहले ही कई बार इनको अल्टीमेटम नोटिस दिया हुआ था कि आपका ये अवैध है, अवैध घर यहाँ पे अवैध जगह पे बना हुआ है, कृपया आप इसको हटाने की कोशिश हटाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम ने कई बार जो है नोटिस दिया, उसके बावजूद भी अभी तक लोगों ने वहां पे अपना घर नहीं हटाया, वो लोग वहां से प्रस्थान नहीं किए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से जो अभी हिंसा हुई है उसको लेके जो है पुलिस किसी भी प्रकार का जो है कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए पुलिस के भारी सुरक्षा बल और साथ ही साथ अर्धसैनिक बल दोनों लगे हुए हैं और उस पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है कि जैसे किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो पाए। चलिए, बहुत धन्यवाद वैभव हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली में भी बुलडोजर जो है वो चल रहा है। आज से दिल्ली में भी बुलडोजर चलेगा। दुकान और मकान जो भी अवैध हैं जहांगीरपुरी इलाके में, उस क्षेत्र के अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर विदेशी दौरे पर सीएम शिवराज की एक बड़ी बैठक आज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने चौथे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और वो मई के दूसरे हफ्ते में स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में दावोस में कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही लंदन, अमेरिका और जर्मनी की यात्रा करेंगे और इस दौरान इंदौर में नवंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश आने का न्योता भी देंगे। विदेश दौरे से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मंत्रालय में बैठकें ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फिर उद्योग और निवेश पर बैठक करेंगे, जिसमें विदेश दौरे को लेकर भी चर्चा होगी। दरअसल प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खासी मेहनत कर रहे हैं। पचमढ़ी में चिंतन शिविर के बाद अब उनका फोकस उद्योगों पर होगा। दरअसल पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को काफी नुकसान हुआ था और इस बार विपक्ष बेरोजगारी पर मुखर है। लिहाजा इससे उभरने के लिए इंदौर में 4 से 6 नवंबर तक इन्वेस्टर समिट रखी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की विदेश यात्रा के शेड्यूल की जानकारी दी है। उसके मुताबिक चौहान अमेरिका समेत 4 देशों में करीब 10 दिन रहेंगे। संभावित यात्रा शेड्यूल 14 से 24 मई तक का है। उनकी यात्रा में उद्योगपतियों के साथ मीटिंग और अन्य कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है। इस यात्रा का मकसद प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हासिल करना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिशन रोजगार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं। आज भी सीएम एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। बैठक में विदेश यात्रा को लेकर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ाने को लेकर सरकार पर फोकस है। पिछली बार की अगर चुनाव की बात करें तो बेरोजगारी को लेकर उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था और इस बार विपक्ष भी मुखर है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता
विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, मिशन रोजगार पर मामा यानी कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार की अगर बात करें तो जिस तरीके से चुनाव हुए थे और बेरोजगारी का मुद्दा चरम पर था और उसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को उठाना पड़ा था, और इस बार भी अगर बात करें तो कांग्रेस इस चीज को लेकर मुखर है, जिसको लेकर अभी से रोजगार पर ध्यान देने की कोशिश की जा रही है, विदेश यात्राओं पर मंथन किया जा रहा है। क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, 15 महीने बाकी है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के, और बीजेपी सरकार की यदि बात की जाए तो बीजेपी सरकार का जो पूरा फोकस है केवल मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार देना है। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री लगातार रोजगार के लिए लगातार अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री की बड़े जो निवेशक हैं उनके साथ बड़ी बैठक है मंत्रालय में। साथ ही मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाए, इसको लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही बात करें मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री का 14 मई से लेकर 24 मई तक विदेश यात्रा में रहेंगे, जहां 4 देशों की यात्रा करेंगे मुख्यमंत्री, और साथ ही बड़े जो उद्योगपति है उनसे मुलाकात करते नजर आएंगे कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से जो उद्योग है वो लगाए जाए, जिससे युवा वर्ग है उसको कहीं ना कहीं रोजगार मिले। क्योंकि 2018 की यदि बात की जाए अंशुल, तो 2018 में कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार बनाया था, और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी घर घर जाके युवा वर्ग को बता रही थी कि मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं है, जिसके चलते 2018 में बीजेपी की जो सरकार है वो सत्ता से वापसी कर दी थी। उसके बाद बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव की, तो 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर विपक्ष रोजगार का मुद्दा उठाएगी, जिसके चलते लगातार प्रदेश सरकार कोशिश कर रही कि मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले, जिसके लिए लगातार मुख्यमंत्री तो बैठक कर रहे हैं और मई में 4 देशों की यात्रा पे जाएंगे। बात की जाए अमेरिका की यात्रा की बात की जाए, और तमाम जो 3 जो देश है, अलग अलग देश है, वहां भी जाएंगे। वहां जाकर जो उद्योगपति है उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और विचार करेंगे कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से जो रोजगार है वो जल्द से जल्द लाया जाए, जिससे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। क्योंकि उद्योग मंत्री की बात की जाए तो लगातार मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सखरेजा का कहना है कि मध्य प्रदेश में लगातार प्रदेश सरकार हर महीने 1 लाख युवाओं को रोजगार दे रही है, जिसके चलते प्रदेश सरकार हर महीने रोजगार मेला भी अलग अलग जिलों में लगा रही है, जिससे युवाओं को ट्रेनिंग तो दी जा रही है, साथ ही रोजगार भी दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि आज उद्योगपतियों के साथ और बड़े निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री की आज बड़ी बैठक मंत्रालय में 1 बजे है, जिसमें तमाम विषयों में चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल विवेक, इन्वेस्टर समिट से पहले विदेश दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं, दावोस हो जाएंगे और वहां से लोगों को आमंत्रित भी करेंगे। अब ये जो इन्वेस्टर समिट रखी गई है, इसकी रूपरेखा क्या होगी और इससे मध्य प्रदेश के युवाओं को क्या रोजगार में लाभ मिलेगा? अंशुल, इन्वेस्टर समिट की यदि बात की जाए तो सबसे पहले इन्वेस्टर समिट इंदौर में रखा जाएगा। इंदौर के बाद मुख्यमंत्री 4 देशों की यात्रा पर निकल जाएंगे। 14 मई से लेकर 24 मई तक मुख्यमंत्री 4 देशों की यात्रा में रहेंगे, जहां पर अलग अलग देशों के जो उद्योगपति हैं उनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही जो बड़े निवेशक हैं जिनको मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने उद्योग डाल सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं न्योता दे के आएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ दिन पहले की यदि बात की जाए तो कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने जो बड़े जो निवेशक है जो मध्य प्रदेश में बड़ी फैक्ट्रियां या बड़े उद्योग डाल सकते हैं, उनको साफ कहा कि प्रदेश सरकार से जो कोशिश होगी वो पूरी तरह से उद्योगपतियों को दी जाएगी। साथ ही बात की जाए जमीन की यदि बात करें या बात की जाए तमाम प्रकार के जो नियम जो कानून है उद्योग खोलने को लेके, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार उनकी सहायता करती नजर आएगी। मगर बात की जाए मुख्यमंत्री की तो इन्वेस्टर समिट के बाद मुख्यमंत्री सीधे 4 देशों की यात्रा में निकलेंगे और वहां जाके तमाम बड़े उद्योगपति और बड़े निवेशकों को इनविटेशन देंगे मध्य प्रदेश में उद्योग डालने के लिए, जिससे मध्य प्रदेश के युवा वर्ग को रोजगार मिल सके। क्योंकि लगातार प्रदेश सरकार रोजगार मेला लगा रही है हर महीने, जिससे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। जी बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मिशन रोजगार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं, रोजगार बढ़ाने पर लगातार फोकस है।
एक और बड़ी खबर की रुख करते हैं, जहां पर दूसरी पारी में यूपी के विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। महिला सुरक्षा और अवैध निर्माण को ढहाने को लेकर योगी सरकार का फोकस प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने का है, जिसका मास्टर प्लान बनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 सालों में प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचे में आधारभूत बदलाव किया जाएगा और इस दौरान 10,000 नए स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिया है कि हर डॉक्टर के सापेक्ष कम करना, एक नर्स की तैनाती की जानी चाहिए। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 100 बेड के चिकित्सालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 100 दिनों में राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलने लगेगी। हेल्थ पर योगी का मास्टर प्लान, हर 6 महीने में 20,000 पदों पर भर्ती भी की जाएगी। महिला सुरक्षा के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में योगी सरकार के बढ़ते कदम देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं पर योगी का मास्टर प्लान देखने को मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 20,000 पदों पर नियुक्त किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हम कुछ ही देर में रुक करेंगे। यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इस मामले पर पूरी जानकारी हमें देंगे। तो हेल्थ पर योगी का मास्टर प्लान देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने पर सरकार का फोकस है और 10,000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र भी बनेंगे। 20,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। महिला सुरक्षा के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में योगी सरकार के बढ़ते कदम देखने को मिल रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिल जी, हेल्थ पर योगी का मास्टर प्लान देखने को मिल रहा है, महिला सुरक्षा के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं पर सीधा असर देखने को मिलेगा, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे अगर कल की बात करें, हम कैबिनेट बैठक थी जिसमें सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग को लेकर फैसले लिए गए। हालांकि स्वास्थ्य महकमा कैसे और बेहतर हो, इसकी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम के ब्रजेश पाठक पर है। अब ब्रजेश पाठक कहीं न कहीं राजधानी लखनऊ से लेकर हर जिलों में जाकर अचानक उसी आम आदमी की तरह लाइन में लगकर जांच कर रहे हैं, परख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। कहीं न कहीं हड़कंप मची हुई है। कई जगह वो गए और उन्होंने देखा कि बहुत बुरा हाल स्वास्थ्य विभाग का है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार पूरी तरीके से स्वास्थ्य महकमे को लेकर काफी चिंतित है। ऐसे में देखिए, कोविड के कई दौर पड़े हैं, उसको लेकर लड़ाई सरकार ने लड़ी है जनता के बीच में। तो ऐसे में माना जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग को और बेहतर करने के लिए पूरी ताकत कहीं न कहीं योगी सरकार लगा रही है। हालांकि देखिए, लैब टेक्नीशियन के पद पर 25% लोगों को प्रमोशन देने की बात जहां की जाए, या केजीएमयू में जिस तरह और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की बात की जाए, या भर्ती को लेकर रही हो, या महिला भर्तियों को लेकर रही हो, नर्सों को लेकर रही हो, ये तमाम चीजों को लेकर कहीं न कहीं पूरी तरीके से योगी सरकार तत्पर नजर आ रही है। हालांकि देखिए, स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग होता है जो गांव-गांव तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो योगी आदित्यनाथ का ये फैसला और ये एक मिशन के तौर पर वो काम कर रहे हैं। वो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गांव-गांव तक हमको सुविधा पहुंचानी है। निश्चित तौर पे चाहे वो आखिरी छोर पे, चाहे वो नेपाल बॉर्डर की बात करें, बिहार बॉर्डर की बात करें, चाहे एमपी बॉर्डर की बात करें, चाहे दिल्ली बॉर्डर की बात करें, आखिरी छोर तक भी चाहे वो ब्लॉक स्तर तक हो, सीएससी, उसकी बेहतर सुविधाएं हो सके। क्योंकि उनका मानना यह है कि जो गाँव में लोग रहते हैं, जो आखिरी छोर में रहते हैं, वहाँ एक सीएससी ही होता है जहाँ पर कहीं न कहीं वो अपने स्वास्थ्य के लिए जाते हैं। वहाँ बेहतर डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई कमियां ना हो। यानी अगर एक्सरा भी कराना हो तो लोगों को जिला अस्पताल तक ना पहुंचना पड़े, वो वहीं पर ही हो जाए, लोगों को वहीं पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाए। तो ऐसे जो एक ड्रीम जो प्लान है वो उसे बनाकर सरकार साथ में चल रही है। हालांकि इसकी पूरी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की। ब्रजेश पाठक ने पूरी तरीके से एक रूपरेखा बनाई पूरे प्रदेश भर के स्वास्थ्य विभाग की। जो कमियां रह गई हैं, 5 साल में जो काम पूरे नहीं हो पाए हैं, वो इन 5 सालों में पूरे करने का दावा कर रही है सरकार। हालांकि ब्रजेश पाठक अब सभी जिलों में निरीक्षण भी करेंगे, स्वास्थ्य विभाग के हाल भी जानेंगे, उसके साथ साथ जहां भी कमियां हैं उसी पूरी करते नजर है। हालांकि माना जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की बड़ी बैठक जल्द ही शासन में होगी और जिसको लेकर जो सारी कमियां और भी है उसे दूर करती हुई सरकार नजर आएगी। बिल्कुल अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हेल्थ पर योगी का मास्टर प्लान देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने से सरकार पर फोकस रहेगा। अंतिम बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर
देवभूमि में देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिल रही है। पुष्कर सिंह धामी सरकार में उत्तराखंड में बड़े स्तर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में फेरबदल किया गया है। धामी सरकार ने 22 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यालय में भी कई महत्वपूर्ण अफसर बदल दिए गए हैं। शासन के आदेश के अनुसार राज्य के मुख्य सचिव SS संधू को वर्तमान दायित्व के साथ मुख्य स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली का अतिरिक्त दायित्व मिला है। राधा रतूड़ी से अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, उच्च शिक्षा अध्यक्ष उत्तराखंड परिवहन निगम और आयुक्त समाज कल्याण विभाग को उन्हें अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री गृह और कारागार के साथ ही उनके शेष दायित्व यथावत रहेंगे। मनीष पवार से अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास और कृषि उत्पादन आयुक्त को हटाकर अवस्थापना आयुक्त और अध्यक्ष उत्तराखंड परिवहन निगम की जिम्मेदारी दी गई है। आनंद वर्धन के अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री और वन, पर्यावरण, जलवायु संरक्षण, परिवर्तन परियोजना निदेशक अवस्थापना विकास के आयुक्त के दायित्व को बदलकर उन्हें अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास, राजस्व, शहरी विकास, आवास मुख्य प्रशासक और उत्तराखंड आवास नगर विकास प्राधिकरण और प्राधिकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, IAS अफसर इधर से उधर किए गए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, देर रात जो है पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ पर उन्होंने जो है जो IAS अफसर है उनके जो है जो पद हैं उसको जो है उनको कुछ पदों को हटाकर कुछ जो है नए उनके साथ सृजन किया है। और जो माने में कद्दावर लोग थे उनको भी कहीं ना कहीं जो है एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया गया है। और लगभग 22 IAS ऑफिसर है जिनके जो है यहाँ पर फेरबदल किया गया है। ये झूठ बिल्कुल, राधा रतूड़ी से भी कई विभाग वापस ले लिए गए हैं, नई क्या जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है? जी, अगर देखिए राधा रतूड़ी जो है यहाँ पे मानवीय कद्दावर ने वो थी, सचिव में गिनी जाती थी, उनकी दबंगाई काफी थी क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर जो है एक अच्छी लड़ी मानी जाती थी। उनकी जो फेरबदल किया गया है उनको जो है अब यहाँ पर मुख्य प्रशासनिक आयुक्त का जो है नई जिम्मेवारी दी गई है और वो जो है यहाँ पर अब उस पदभार को जो है 1-2 दिन के अंदर ही संभाल लेंगे। जी बिल्कुल, उत्तराखंड सरकार की ये देर रात की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। देर रात अफसर बदले गए हैं, क्या कारण रहा है इसके पीछे? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें, पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में रहे हैं। उनका कहना था कि ये जो 100 दिन का जो रोड मैप तैयार किया जाता है, कहीं ना कहीं इसमें जो है जो IAS अधिकारी होते हैं उनकी भी लापरवाही जरूर यहाँ पे कहीं ना कहीं सामने आ रही थी कि जो काम थे धरातल पे नहीं उतर पा रहे थे, ना उनकी मॉनिटरिंग हो रही थी। ये तमाम चीजों को नजर रखते हुए क्योंकि 100 दिन का जो टारगेट है उसको पूरा करना है और जिस तरीके की यहाँ पर जो सचिव लोग के IAS अधिकारी हैं उनको यहाँ पे दिया गया। जो राधा रतूड़ी का है, मुख्यमंत्री ने खुद उनके साथ अपने जो है गृह सचिव का जो पद है वो उनको दिया है, साथ में जो उनको कारागार का भी जो है एक अतिरिक्त जो है पदभार दिया गया। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अवनीश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।